हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर बायोलॉजी 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा नहीं कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक्स के टर्मोलॉजी के बारे में चर्चा की। फिर आज हम देखते हैं कि मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट, और हम अगले लेक्चर में पिछले के लेक्चर में बताए भी थे कि हम मेंडल साहब के बारे में जानेंगे। मेंडल साहब जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका पूरा नाम जीजे मेंडल, वाज बॉर्न 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था, और एट सिल्सियन विलेज जो कि ऑस्ट्रेलिया एम्पायर में है। मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गॉर्डन पी पाइसम सेटाइवम, अर्थात मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट को चुना वह प्लांट था मटर का पौधा। मटर का पौधा था गॉर्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, जो कि फैमिली फैबिएसी से है। किससे है? फैमिली फैबिएसी से है। फॉर अबाउट इन्होंने पाइसम सेटाइवम अर्थात गॉर्डन पी के प्लांट को 7 साल जो है एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 तक। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ईयर पूछा जाता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट पीरियड जो ड्यूरिंग था वो कितने ईयर का था। तो 1856 से 1863 अर्थात 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट था मेंडल साहब का। हालांकि मेंडल साहब ने अनेक प्रकार के वैरायटी इनके पास थे, मटर के पौधों का ही कई वैरायटी इनके पास थे, लेकिन इन्होंने केवल 14 वैरायटी का ही एक्सपेरिमेंट किया। तो 14 वैरायटी मीन्स 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, केवल 7 पेयर का इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, और 7 ईयर किया था। अर्थात एक ईयर में एक कैरेक्टर का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और यही रीजन है मेंडल साहब के सक्सेसफुल होने का, सफलता का, जो उन्होंने एक ईयर में एक ही कैरेक्टर का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। Conclusion of his result was read by him 1865, और इन्होंने अपने इस रिजल्ट को जो 1856-1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 1865 में से 1866 साइंस कम्युनिटी के पास अपना रिजल्ट इन्होंने प्रोवाइड किया था। बट बात ऐसी थी कि मेंडल साहब, मैं पहले ही बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि इनको फिजिक्स, स्टैटिक्स था, मैथ का नॉलेज था। इस कारण इन्होंने जो भी रिजल्ट दिया वो रेशियो मेथड में दिया। अर्थात फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी के प्रॉब्लम को मैथ के फॉर्म में दिया था, रेशियो के फॉर्म में दिया। तभी तो हम लोगों ने देखा इनके जो मोनोहाइब्रिड क्लास का जो फिनोटिपिक रेशियो देख रहे थे हम, फिनोटिपिक रेशियो में देखा तो हमको क्या मिला था? 3:1 का रेशियो मिला था। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में मिला था। तो मेंडल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी के प्रॉब्लम को मैथ के फॉर्म में दिया और रेशियो के फॉर्म में दिया। और यही रीजन था कि साइंस कम्युनिटी में इनके इस रिजल्ट को नहीं माना जाता था। अर्थात जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का इन्होंने जो साइंस कम्युनिटी को अपना रिजल्ट भेजते थे, अर्थात अपनी एक्सपेरिमेंट को दिया करते थे, साइंस कम्युनिटी में इनके रिजल्ट को नहीं माना जाता था, क्योंकि बायोलॉजी के प्रॉब्लम को इन्होंने मैथ के फॉर्म में दिया, और इसी से इनका एक्सपेरिमेंट करेक्ट साबित हो जाता था। और इसी प्रकार मेंडल साहब ने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया
गार्डन पीपर पाइसम सेटाइवम, जो फैमिली फैबिएसी का है, आप लोगों ने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया, वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन कौन थे, ठीक है, नोट कर लिए आप लोग इसमें। तो मिंडल साहब के जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, इन्होंने कैरेक्टर में जो डिस्कवरी, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में भी बताया कि इनमें कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए हैं कि डोमिनेंट जो है कॉमन टर्म है। डोमिनेंट मीन्स होता है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों के केस में अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो डोमिनेंट होता है, उसके बजाय रिसेसिव होता है, ठीक है। डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को दोनों केस में, होमोजाइगस हो, समयुग्मकी या विषमयुग्मी, दोनों केस में अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, वही डोमिनेंट है। जैसे मेंडल साहब ने पहला कैरेक्टर जो लिया उसका नाम है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ, तो स्टेम लेंथ में इन्होंने पाया कि जो डोमिनेंट है वो टॉल थे और रिसेसिव जो थे वो ड्वार्फ थे। डोमिनेंट टॉल थे और रिसेसिव ड्वार्फ। दूसरा इन्होंने जो कैरेक्टर लिया वो लिया फ्लावर पोजीशन का। फ्लावर पोजीशन के लिया, और फ्लावर पोजीशन जो है डोमिनेंट के केस में फिर देखिए फ्लावर पोजीशन में देखते हैं तो डोमिनेंट में था एक्सियल और रिसेसिव में था टर्मिनल। फिर हम आते हैं फ्लावर पोजीशन के बाद फ्लावर कलर पे। तो डोमिनेंट में जो था वो वायलेट था और रिसेसिव में जो था वो व्हाइट था। वायलेट को पर्पल भी कहते हैं। फिर पहला जो कैरेक्टर था स्टेम लेंथ, जिसमें डोमिनेंट टॉल थे और रिसेसिव डॉर्फ थे। डोमिनेंट हमने क्रॉस के माध्यम से भी बताया, कैपिटल टी स्मॉल टी डॉर्फ पाए जा रहे थे, जिस कैपिटल टी डोमिनेंट के केस में थे। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, और फ्लावर कलर डोमिनेंट केस में वायलेट और रिसेसिव केस में व्हाइट। चौथा जो था उन्होंने लिया पॉट शेप।
मेंडल साहब के A7 कैरेक्टर थे, अर्थात 14 वेराइटी, 14th वेराइटी। इसमें एक पेयर कैरेक्टर का उन्होंने 1 ईयर एक्सपेरिमेंट किया। पहला कैरेक्टर जो इनका था वो था स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ डोमिनेंट में टॉर, रिसेसिव में डॉर्फ आया। दूसरा जो था फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट एक्सियल था, रिसेसिव टर्मिनल थे। तीसरा जो था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर जो डोमिनेंट में पाए गए वायलेट और रिसेसिव में पाए गए हुए व्हाइट। फिर चौथा जो था वो था पॉड शेप, पॉड शेप डोमिनेंट में इनफ्लेटेड और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं। और पांचवा जो था वो था पॉड कलर, पॉड कलर जो डोमिनेंट में ग्रीन मिलते हैं और रिसेसिव में येलो मिलते हैं। छठवां सीड शेप, सीड शेप जो कि डोमिनेंट में राउंड और रिसेसिव में रिंकल्ड थे। सातवां सीड कलर जो कि डोमिनेंट में येलो और रिसेसिव में ग्रीन थी। ये थे क्रेगर जॉन मेंडल के पाइसम सेटाइवम गोल्डन पी प्लांट के जो 7 कैरेक्टर थे। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट में क्या मिला, रिसेसिव में क्या आया, इस प्रकार के 7 कैरेक्टर का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस कराया। क्रॉस के माध्यम से उन्होंने देखा कि डोमिनेंट क्या मिले, रिसेसिव क्या मिले। और ये 7 कैरेक्टर यही थे: स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आप सबके उठनी चाहिए कि क्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के ही पौधों को अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया, मटर के ही पौधे को, गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया, जबकि और भी तो प्लांट थे। क्या और भी प्लांट को ये नहीं ले सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट में? तो रीजन था कि गार्डन पी जो मटर का पौधा होता है वो पहली बात तो एनुअल होता है, वार्षिक पौधा होता है, एनुअल होता है। दूसरा बाइसेक्सुअल मीन्स हर्माफ्रोडिटिक, हर्माफ्रोडिटिक बाइसेक्सुअल होते हैं। और सेल्फ पोलिनेटिंग, और मैंने बताया जैसे सेल्फ उनका क्या कर रहे थे, हम सेल्फिंग करा रहे थे, वह स्वपरागण कर सकते हैं। और जब स्वपरागण कर सकते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइज भी करते हैं। स्वपरागण तभी करेंगे जब मेल और फीमेल का दोनों का कैरेक्टर एक में पाया जाएगा, अर्थात जो गार्डन पी है, मटर का पौधा है, वह स्वपरागण करता है, सेल्फिंग होती है उनमें आपस में। और जब सेल्फिंग होती है, स्वपरागण होता है, तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइज भी होता है। तो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट जो गोल्डन पी प्लांट था उसको लेने का यह रीजन था। पहली बात तो एनुअल होता है, दूसरी बात बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडिटिक होता है, और तीसरी बात कि वह सेल्फ पोलिनेटिंग और सेल्फ फर्टिलाइजिंग खुद करते हैं, स्वयं स्वपरागण भी होते हैं, और उनमें स्वपरागण के होने के साथ साथ खुद उसमें सेल्फ फर्टिलाइजिंग का भी कैरेक्टर होता है। Mendel selected golden pea and his experimental material because this plant was, मेंडल ने गार्डन पी पौधों को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि एनुअल विथ वेल डिफाइंड कैरेक्टर थे। एक वर्षीय पौधा था, एक वर्षीय पौधा था। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मेंडल साहब एक साल में एक कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट किए और 3 जनरेशन तक किए, F1, F2, F3, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने जैसे 2 होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराया, उसके बाद उन्होंने उनको हेट्रोजाइगस मिला, हेट्रोजाइगस का उन्होंने सेल्फिंग कराया,
तब उसमें उनको F2 जनरेशन प्राप्त हुआ। तो यह एनुअल विथ वेल डिफाइंड कैरेक्टर था, एक वर्षीय था, एक सीजन इनका 4 इयर्स में खत्म हो रहा है, तो एक ही ईयर में 3 एक्सपेरिमेंट इसमें हो सकते हैं। दूसरा हर्माफ्रोडिटिक, बाइसेक्सुअल थे, बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल एक में होते थे। तीसरा सेल्फ पॉलिनेटिंग, सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब इस सेल्फिंग जो हम करा रहे थे, स्वपरागण करा रहे थे, जब ये स्वपरागण करेंगे इसका मतलब यह सेल्फ फर्टिलाइज भी करेंगे। ये मेंडल साहब को गार्डन पी एक्सपेरिमेंट में लेने का रीजन ये था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, मेंडल की जो रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी में हमने बताया था 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और शेयरबार्ग, जो कि मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर्ड किया, और रीडिस्कवर्ड के रीजन से मेंडल साहब के सिद्धांतों के आधार पर जो लॉ बने, जैसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, इन तीनों लॉ को हम देखेंगे। साहब की डिस्कवरी के रीडिस्कवर होने के बाद जो ये लॉ पे बनाए गए, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और शेयरबार्ग ने इनकी रीडिस्कवरी की। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवरी के लिए जो पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिवरीज, कि कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के। दूसरे जो थे ह्यूगो जर्मनी के रहने वाले थे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट 3 साइंटिस्ट ने किया था, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेयरबार्ग। ह्यूगो डिवरीज, क्योंकि ये लोग डिफरेंट कंट्री के थे, ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे और एरिक वॉन शेयरबार्ग ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने मेंडल साहब की रीडिस्कवरी की, और रीडिस्कवरी के आधार पर मेंडल्स लॉ बने। हम देखते हैं कि मेंडल्स सिद्धांतों के आधार पे जो 3 लॉ थे उनका क्या रूल था। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे अब हम बातें करेंगे, मेंडलिज्म पे। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडलिज्म, मेंडल साहब के सिद्धांतों के आधार पे जो लॉ बने,
फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। मैंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स डोमिनेंट, डोमिनेंट मीन्स जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों के केस में अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, वही डोमिनेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही देखा गया कि पेरेंट, तो पेरेंट होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं और वहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रास में जो हम देखे थे, मोनोहाइब्रिड क्रास में ही लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों मिलते हैं, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिलता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो हम क्रॉस किए थे जिसमें फिनोटिपिक रेशियो हमें 9:3:3:1 मिले थे और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 मिले थे। वे डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखलाते हैं। तब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों मिलते हैं। क्रॉस के माध्यम से देखते हैं फर्स्ट लॉ को। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम देखते हैं कैपिटल टी और क्रॉस हम स्मॉल टी से कराते हैं। ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस डॉर्फ है। कौन सा जनरेशन है? पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट बताए थे आप लोगों को गैमेट बनाना। होमोजाइगस है, होमोजाइगस के केस में जो गैमेट बनता है मियोसिस डिवीजन के दौरान कैपिटल टी, यहाँ मियोसिस डिवीजन के दौरान स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि हेटेरोजाइगस के केस में मिले। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम में हम देखते हैं कौन ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक को एक साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी से क्रॉस हम स्मॉल टी से करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कैपिटल टी का जो गैमेट बना वो एक कैपिटल टी बना और स्मॉल टी का गैमेट स्मॉल टी बना। दोनों के बीच गैमेट के बीच जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें रिजल्ट में F1
जनरेशन में मीन्स प्रथम पीढ़ी में हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिली, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिले, अर्थात सभी टाल पौधों को, टाल पौधे हमें रिजल्ट में मिले। तो जबकि इसमें स्मॉल टी का भी जीन है, कैपिटल टी का भी जीन है, स्मॉल टी का भी जीन है, फिर भी हम इसे ऑल टॉल प्लांट बोलते हैं। जो F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, ऑल टॉल प्लांट मिला। इसका मतलब जो टॉल वाला है वो क्या है, डोमिनेंट है, और डॉर्फ वाला क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो प्रभाविता का नियम में ये मतलब हमें समझ में आता है कि जो पेरेंट डोमिनेंट थे उनके F1 जनरेशन में भी वे डोमिनेंट ही हैं। F1 जनरेशन में भी वो क्या है, डोमिनेंट ही हैं। अर्थात पैर डोमिनेंट था, कैपिटल टी टॉल डोमिनेंट था, तो F1 जनरेशन में भी भले वो हेटेरोजाइगस के केस में मिले लेकिन फिर भी ये क्या है, डोमिनेंट है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंट, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फर्स्ट क्रॉस से हमें प्राप्त हुआ था। दूसरा हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी मोनोहाइब्रिड के ही केस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, तब पृथक्करण का नियम, जो कि पृथक करता है कि जो डोमिनेंट थे पेरेंट जनरेशन में, F1 जनरेशन में भी वो डोमिनेंट थे, और जो डॉर्फ वाला था, जो रिसेसिव था, वो कहाँ खो गया। तो डॉर्फ वाला, रिसेसिव वाला जो था वो डोमिनेंट में छिपा हुआ है, अर्थात जो हमें नहीं मिल रहा था, जो हमें कैपिटल टी रिसेसिव का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो हमें F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट का जब हम सेल्फिंग कराते हैं, आपस में सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें एक रिजल्ट वो भी देखने को मिलता है कि जो रिसेसिव था डॉर्फ, उसका भी रेशियो 1 के रेशियो में आता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा हम लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम देखते हैं। जनरेशन था F1 जनरेशन, इनके बीच में जब क्रॉस होता है, सेल्फिंग हो रही है, F1 जनरेशन के बीच कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब सेल्फिंग हो रही है, तो यहाँ 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हेटेरोजाइगस 1 पेयर हेटेरोजाइगस है, तो जो फार्मूला था 2 पे पावर n 2 पे पावर a, तो 2 गैमेट, यहाँ भी 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद आरसी पुनेट के द्वारा डेवलप किए गए चेकर बोर्ड में हम देखते हैं, तरफ मेल होगा और एक तरफ फीमेल होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हमने क्रॉस किया। इसमें देखें कि तो पहला मिला टॉल होमोजाइगस टॉल, दूसरा हेटेरोजाइगस टॉल, तीसरा भी टॉल और चौथा टॉल।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम। इसमें यह पृथक होता है कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं मिला था, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला था। कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स सारे प्लांट हमें टॉल मिले थे, जबकि इसमें रिसेसिव का भी जीन था, डॉर्फ का भी जीन था, लेकिन फिर भी सारे कैरेक्टर कैसे मिले थे, टॉल मिले थे। जब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन में पीढ़ी में F2 जनरेशन में जो छिपा हुआ था रिसेसिव डॉर्फ एक के रेशियो में मिलता है। हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं जो कि 3:1 मतलब 3 टॉर और एक डॉर्फ हमें मिलता है, जो कि F1 जनरेशन में ये नहीं मिला था। अब F2 जनरेशन में हमें डॉर्फ भी देखने को मिल रहा है, अर्थात एक डॉर्फ रिसेसिव वाला डोमिनेंसी में छिपा हुआ था। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यह पृथक होता है कि चोर नहीं मिले थे वो भी एक के रेशियो में मिल रहे हैं। और जीनोटिपिक रेशियो का हम देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो हमें मिलता है 1:2:1 एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस डॉर्फ मिलते हैं। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन मतलब जो एक कैरेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम क्रॉस के माध्यम से देखते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसको भी हम क्रॉस के माध्यम से देखते हैं कि एक कैरेक्टर एक दूसरे के कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने देखा, जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें F1 जनरेशन में जो नहीं मिल रहे थे वो F2 जनरेशन में मिल गए। दूसरा हम देख रहे थे तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें देखते हैं व्हेन डाइहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंडक्ट कराते हैं बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट के बीच में, अर्थात दो कैरेक्टर के बीच में। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मतलब जिसमें डबल कैरेक्टर इन्वॉल्व हो, इस प्रोसेस में डबल कैरेक्टर इन्वॉल्व हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही सेम कैरेक्टर का क्रॉस किया जाता था, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में डबल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता था।
तो टू प्लांट्स इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट। तो टू प्लांट का जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस में आपस में कंडक्ट कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें केवल डोमिनेंट प्राप्त होता है। करेक्टर अपीयर द डायहाइब्रिड F1 प्रोड्यूस फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। और जब F1 जनरेशन का फिर हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें 4 प्रकार के गैमेट देखने को मिलते हैं। इसको हम क्रॉस के माध्यम से देखते हैं, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्रॉस करा चुके हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डायहाइब्रिड क्रॉस के ही रिजल्ट पे बेस्ड है, अर्थात डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को करता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कंडक्ट होता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर थे। पहला जो था वो सीड शेप था, सीड शेप। तो सीड शेप कैसे थे, राउंड थे और रिंकल्ड थे, राउंड थे और रिंकल्ड थे। दूसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था, सीड कलर था। और सीड कलर कैसे थे, येलो ग्रीन थे, येलो ग्रीन थे। ये थे 2 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर में हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड येलो, राउंड येलो। क्रॉस हम स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई के बीच में कराते हैं। रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन है। रिंकल्ड ग्रीन है। दोनों होमोजाइगस हैं। इनमें जो गैमेट बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कि जो गैमेट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मिले हमें F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में मिले। और हमने बताया जब 2 डायहाइब्रिड क्रॉस को हम आपस में कंडक्ट कराते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, तो डायहाइब्रिड कैरेक्टर राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टर हो गए। उनके बीच में जब हम क्रॉस कराए तो हमें F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ वो डोमिनेंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, डोमिनेंट प्राप्त हुआ। और डोमिनेंट क्या प्राप्त हुआ, राउंड येलो प्राप्त हुआ, राउंड येलो प्राप्त हुआ, राउंड येलो प्राप्त हुआ। F1 जनरेशन में राउंड येलो और डोमिनेंट प्राप्त हुई। यही हमने देखा थ्योरी में कि 2 डायहाइब्रिड क्रॉस के बीच जब कॉन्डक्टेड कराते हैं 2 कैरेक्टर का, तो हमें F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट सीड प्राप्त होते हैं। जब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं, F1 जनरेशन का जब हम सेल्फिंग कराते हैं, तब 4 गैमेट में देखने को मिलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट प्राप्त होते हैं, जबकि F2 जनरेशन में एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अर्थात
जब हम कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के फोन जनरेशन है के बीच आपस में हम सेल्फिंग कराते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के बीच में, तो हम देखते हैं कि दो पेरेंट देखते हैं, दो हेट्रोजाइगस पेयर है, दो हेट्रोजाइगस पेयर हैं, तो दो हेट्रो, कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक पेयर, फिर भी कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक पेयर। तो दो पेयर करेक्टर हैं, तो दो पेयर करेक्टर में जो फार्मूला था 2 पे पावर n अर्थात 2 पे पावर 2 करोगे तो 4 आएंगे। तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे और चारों प्रकार के गैमेट में शर्तें ये थी कि दोनों समान करेक्टर नहीं होने चाहिए, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर समान नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। जैसे देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई एक प्रकार का गैमेट, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरी प्रकार के गैमेट, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरी प्रकार का गैमेट, और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 प्रकार के गैमेट बने इसमें भी, और इसमें भी। और पुनेट स्क्वायर जो हम पढ़े थे उसमें आरसी पुनेट के द्वारा डेवलप किए गए, उन्होंने बताया गैमेट का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 4 = 16, 16 खानों का क्या बनेगा, चेकर बोर्ड बनेगा, जिसमें हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 9:3:1। डायहाइब्रिड क्लास में हमने एक क्लास कराया है जिसमें पूरा फोन 16 खानों का हमने चेकर बोर्ड बनाया है और उसमें दिखाया है कि फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। जबकि जीनोटिपिक रेशियो आप लोगों को हमने होमवर्क भी दिया था, इसका जीनोटिपिक रेशियो अपने से निकालो, और जब निकालेंगे तो वो याद भी हो जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:2:1:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में हमें सारे डोमिनेंट सीट प्राप्त होते हैं, जबकि जब हम उनके F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराते हैं तो हमें 4 गैमेट देखने को मिलते हैं, और 4 गैमेट के बीच में जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं तो उनका फिनोटिपिक रेशियो हमें 9:3:3:1 देखने को मिलता है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 देखने को मिलता है। इस प्रकार आज हम मेंडल्स के सिद्धांतों के आधार पर जो 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखे क्रॉस के माध्यम से। और इसके बाद हम जो कुछ टर्म हैं जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ऐसे कुछ टर्म जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते अर्थात लैक ऑफ डोमिनेंस होते हैं, जैसे कोडोमिनेंस को हम लैक ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, वही कोडोमिनेंस है जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है वहां पे। ऐसे टर्म हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।